students, my name is Kanika and welcome to my YouTube channel. So in today's video we will study about tillage, which is a very important topic for your agriculture related exams. So we'll start with the definition. Actually definition important नहीं है, but जो इसके types हैं वो बहुत important हैं. इसमें से question आने के बहुत ज़्यादा chances रहते हैं हर किसी agriculture के exam में. तो start करेंगे हम tillage की definition से. So it is the mechanical manipulation of soil with tools and implements for creating favorable conditions for the growth of crops. जब भी आपको किसी भी क्रॉप को ग्रो करना होता है तो उसे ग्रो करने के लिए प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल उसे प्रॉपर सॉइल चाहिए, सबसे पहला काम. वेल लेवल्ड सॉइल चाहिए, उसे प्रॉपर वाटर चाहिए, उसे प्रॉपर सनलाइट चाहिए, उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए. लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ टिलेज की, मतलब उसको प्रॉपर लेवल्ड सॉइल चाहिए ग्रो करने के लिए. सो वो जो प्रोसीजर होगा किसी भी लैंड को लेवल करना, वो ही टिलेज कहलाता है. और ये हम करते हैं इम्प्लीमेंट्स की हेल्प से. तो मैकेनिकल मैनिपुलेशन मीन्स विद द मशीन्स एंड मैनिपुलेशन मीन्स कि सॉइल को पूरा चेंज कर देना. जिस तरीके से मान लीजिए ये सॉइल है, ये बहुत कॉम्पैक्ट सॉइल है, कहीं से जगह नहीं है इसमें पानी आने की, कहीं से कोई स्पेस नहीं है, कहीं से कोई एरेशन नहीं है. ठीक है, ये आपकी आ गई सॉइल. ठीक है, अब आपने कोई भी मशीन का यूज़ करके, बहुत सारी मशीन्स आती हैं. ठीक है, मान लीजिए सिंपल सा स्पेड यूज़ करके आपने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, ऐसे ब्रेक कर दिया. अब क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े क्लॉड्स बन गए मिट्टी के. ये बड़े बड़े क्लॉड्स बन गए हैं मिट्टी के. देन आफ्टर दैट क्या होगा, ये तो हो गई आपकी, जब ये इसको फर्स्ट टाइम ब्रेक किया और क्लॉड्स बन गए, वो आ गई आपकी प्राइमरी टिलेज. देन आफ्टर दैट क्या हुआ, जब आपने अब इन बड़े बड़े क्लॉड्स में भी आप सोइंग नहीं कर सकते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि रूट पेनिट्रेट होने में प्रॉब्लम होएगी. सो प्राइमरी टिलेज के बाद जब आप दोबारा से एक बार टिलेज करते हो दूसरे इम्प्लीमेंट्स की हेल्प से, सॉइल को लेवल करने के लिए, उसे इक्वल सरफेस देने के लिए, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी टिलेज. आफ्टर सेकेंडरी टिलेज आप सोइंग कर सकते हो, विच इज़ परफेक्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. सो यही टिलेज है. इसके बाद एक टर्म आती है टिल्थ. तो टिल्थ क्या होता है, इट इज़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ. मतलब जब आप कोई भी क्रॉप के लिए सीड को सो कर रहे हो तो सॉइल की फिजिकल कंडीशन कैसी है, वो प्रॉपर लेवल्ड है, फाइन टेक्सचर्ड है, कैसा उसका टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा बड़े क्लोड्स हैं, छोटे क्लोड्स हैं. तो दैट इज़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल which is called as tilth. It refers to how well the soil has been prepared for seed germination, root penetration and crop establishment. So next, what are the objectives of tillage? Tillage से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, सीड को क्या क्या फ़ायदे होंगे, सॉइल को क्या क्या फ़ायदे होंगे. ठीक है, वही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट है सीड बेड प्रिपरेशन. ऑब्वियसली आप इस इमेज में देख सकते हो कि कैसे ट्रैक्टर की हेल्प से जो एक कॉम्पैक्ट सॉइल है उसको, क्लॉड्स को ब्रेक किया जा रहा है और वो एक प्रॉपर टूट के, जो सॉइल है वो टूट के एक फॉर्म बना रही है. आफ्टर दैट इसकी लेबलिंग करी जाएगी. सो फर्स्ट है सीड बेड प्रिपरेशन. सेकेंड इज़ वीड कंट्रोल. ठीक है, वीड कंट्रोल कैसे करेंगे, मैकेनिकली एंड प्रिवेंट कंपटीशन विद क्रॉप्स. ऑब्वियसली जब आप ऐसे कर रहे हो तो वीड्स का जो भी सीड्स या जो भी इरोजन की वजह से सीड्स आए होंगे या पहले वाली क्रॉप के जो सीड्स इसमें गिरे होंगे वो भी एक्सपोज हो जाएंगे सनलाइट के लिए. सॉइल एरेशन, ऑब्वियसली जब आप कॉम्पैक्ट सॉइल में एरेशन के बहुत कम चांसेस होते हैं, उसमें एरेशन नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन नहीं जा पाती है. लेकिन जब आप ब्रेक कर रहे हो उसमें पोर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे तो उसमें एरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसमें एयर पेनिट्रेट करती है. नेक्स्ट इज़ मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड रेगुलेशन. तो ये होता है कि इससे जो भी ऊपर कोई भी कॉम्पैक्ट सॉइल, अब इस सॉइल में अगर आप यहाँ से पानी जा रहा है तो ऐसे बहता बहता पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा. लेकिन अगर इस सॉइल में आप पानी डाल रहे हो तो वो
अंदर की तरफ को जाता जाएगा और आगे आगे भी जाएगा, तो वो सॉइल में जाएगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट सॉइल में क्या होगा, ऊपर से बह जाएगा, वो नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा क्योंकि उसमें एरेशन की जगह ही नहीं है। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज एंड मैन्योर्स, इसमें क्या होता है कि जो भी स्टबल्स होते हैं पिछली क्रॉप्स के, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, ये सब ऐड हो जाते हैं जब आप टिलेज करते हो, तो ये सब कुछ मिक्स हो जाता है सॉइल में। देन पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल, ऑब्वियसली किसी भी पेस्ट के अगर एग्स सॉइल में होंगे कॉम्पैक्ट सॉइल में, तो आफ्टर टिलेज वो एक्सपोज हो जाएंगे सनलाइट को, या बाहर की तरफ को आ जाएंगे, या कोई भी डिजीज़ होगी जो पहले किसी क्रॉप में पेनिट्रेट कर रही होगी तो वो भी एक्सपोज हो जाएगी, उसमें भी हेल्प करेगा टिलेज। इम्प्रूविंग सॉइल फिजिकल कंडीशन, ऑब्वियसली दिस इज़ द टिल्थ। फैसिलिटेटिंग इरीगेशन एंड ड्रेनेज, इसमें है कि टू प्रिपेयर द लैंड फॉर प्रॉपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर वाटर लॉगिंग, प्रॉपर अच्छे तरीके से उसमें वाटर जो है वो इकट्ठा हो, वाटर पूरे सॉइल की सतह पर पहुंच जाए, ठीक है। देन रूट पेनिट्रेशन, ऑब्वियसली जब आप टिलेज करोगे तो रूट अच्छे से पेनिट्रेट होएगी सॉइल में। देन क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, मतलब ये है कि जो भी पिछली क्रॉप आपने लगाई थी उसके रेजिड्यूज़ को मैनेज भी टिलेज करता है, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज़ व्हाट टिलेज इज़। देन what are the influences of tillage on soil properties? So first one is tillage increases the porosity. अब porosity क्या होता है? porosity होता है pore space. pore space, pores भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो पोर्स, एक होते हैं माइक्रो पोर्स, ठीक है। मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो होंगे थोड़े बड़े वाले जो ऐसे पोर्स होंगे, और माइक्रो होंगे जो छोटे छोटे होंगे, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि टिलेज अगर आप करते हो सॉइल की तो वो पोरोसिटी को इंक्रीज़ करेगी। ऑब्वियसली कोई ऐसी कॉम्पैक्ट सॉइल है, ठीक है, उसमें पोर स्पेस इतना नहीं है, उसमें इतना स्पेस नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो ये भी सॉइल है, ये ऐसे सॉइल है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, पोर स्पेस है, आपको ये पोर्स है मान लो, तो पोर स्पेस है इसमें, ठीक है। रूट्स ईजिली पेनिट्रेट कर पाएंगी, लेकिन इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी वो अच्छे से, ठीक है। तो जब आप टिलेज करते हो पोर स्पेस बढ़ता है, उससे पोरोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, स्पेस बढ़ता है सॉइल में। देन टिलेज डिक्रीजेज द बल्क डेंसिटी ड्यू टू द इंक्रीज इन पोरोसिटी, ऑब्वियसली पोरोसिटी इंक्रीज हो रही है तो बल्क डेंसिटी डिक्रीज करेगी। क्यों? देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आपने ये बचपन में पढ़ा होगा। सो अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होएगी, ठीक है। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। mass and density are directly proportional and density and volume are inversely proportional. So density is equal to mass upon volume. जो compact soil होगी उसका volume कम होता है, और जो आफ्टर टिलेज सॉइल होती है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो टिलेज क्या है, बल्क डेंसिटी को कैसे डिक्रीज़ करिए, क्योंकि टिलेज करने के बाद सॉइल का वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो डेंसिटी है वो कम हो रही है, तो इसीलिए बल्क डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है आफ्टर टिलेज। देन द थर्मल कंडक्टिविटी, अब थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड है, मतलब हीट से रिलेटेड है, तो ये डिक्रीज़ करती है। कोई भी कॉम्पैक्ट सॉइल होती है ना, तो उसमें हीट जो है वो क्विकली पास कर जाती है, ठीक है, हीट जो है वो बहुत क्विकली पास कर जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट मूव्स क्विकली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अगर लो थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो हीट जो है वो स्लोली मूव करेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉम्पैक्ट सॉइल होती है उसमें कोई एयर गैप्स नहीं होते हैं, कोई भी एयर गैप है ही नहीं उसमें, तो इसलिए हीट बहुत जल्दी उसमें से पास करती है। तो कॉम्पैक्ट सॉइल में थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन
वहीं अगर हम बात करें, अगर पोर स्पेस है सॉइल में, पोर्स हैं, ठीक है, तो उसमें से जो हीट होएगी वो स्लोली पास करेगी, ठीक है, उसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होएगी, ठीक है, एयर स्लोज डाउन द हीट फ्लो, तो इसीलिए टिलेज की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। देन टिलेज इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन एंड डीकम्पोजिंग रिजल्ट्स इन फेडिंग ऑफ सॉइल कलर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी भी सॉइल में टिलेज करते हैं तो वो लूज़ हो जाएगी, और उसमें एक तो लूज़ हो जाएगी, ठीक है, और उसमें एरेशन होएगी अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, जितनी ज़्यादा एयर होएगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन एंटर करेगा सॉइल में। अब जितना ज़्यादा ऑक्सीजन एंटर करेगा, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, वो उसने ऑक्सीडेशन में हेल्प किया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी बर्निंग होना स्लोली, सो बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्लोली। सो इससे क्या होगा, जब ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो माइक्रोब्स जो होंगे वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, माइक्रोब्स बिकम्स मोर एक्टिव। अब जब माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए तो ये और इस ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करेंगे। अब जब डीकम्पोज करेंगे, ठीक है, जब इन्होंने डीकम्पोज किया तो ऑर्गेनिक मैटर इसको डार्क कलर देता है, लेकिन जब डीकम्पोजिशन हो रही है फास्टर तो उसका कलर जो है वो लाइट होता जाएगा। आपने पढ़ा होगा जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है उतना ज़्यादा डार्क कलर होता है। तो ये जो एक्टिव माइक्रोब्स हैं ये और उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने में हेल्प कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है तो जो सॉइल का कलर है वो भी फेड हो रहा है। तो दैट इज़ वाई टिलेज इंक्रीजेज द ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीडेशन बढ़ती है, ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो बढ़ता है और इसी वजह से सॉइल का जो कलर है वो फेड होता है। देन टिलेज इंक्रीजेज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक मीन्स वाटर। तो ऑब्वियसली जब किसी सॉइल में टिलेज कर रहे हो उसमें एरेशन बढ़ रही है, उसमें पोर स्पेस ज़्यादा है, तो पोर स्पेस ज़्यादा होंगे तो वाटर जो है वो आसानी से फ्लो कर पाएगा। कॉम्पैक्ट सॉइल में पानी इतनी जल्दी फ्लो नहीं करेगा। अब भी कोई कॉम्पैक्ट सॉइल है उसमें क्या होगा, पानी ऐसे आएगा और ये ऊपर 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 से यूँ निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई सॉइल है वो उसमें अच्छे पोर स्पेस हैं टिलेज के बाद, तो ऑब्वियसली पानी यूँ आके ऐसे 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 बहता हुआ जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर तक जाएगा सॉइल में, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज कॉल्ड। तो टिलेज जो है वो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज करती है क्योंकि उसमें पोर स्पेस इंक्रीज हो जाते हैं और उसकी वजह से वाटर की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। देन द टाइप्स। तो इसमें टाइप्स में मेन जो चीज़ें होती हैं पढ़ने वाली वो हैं, एक तो कितने रेजिड्यूज़ रहते हैं टिलेज के बाद में, कितना सेंटीमीटर डीप तक आप किसी भी इम्प्लीमेंट को यूज़ करते हो उस पर्टिकुलर टिलेज टाइप में। सो फर्स्ट है कन्वेंशनल टिलेज, एक होती है कन्वेंशनल टिलेज और एक होती है कंजर्वेशन टिलेज। तो पहले हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल टिलेज, जिसको इंटेंसिव टिलेज भी बोलते हैं, ठीक है। इट मीन्स रिपीटेड एंड थोरो प्लॉइंग ऑफ सॉइल विद डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स टू मेक अ वेरी फाइन, क्लीन एंड स्मूथ सीड बेड। कन्वेंशनल टिलेज में क्या होता है, लगभग सारे के सारे रेजिड्यूज जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। सो इसमें लेस देन 15% ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज रह जाते हैं सॉइल में। लगभग ये सारे के सारे रिमूव कर देती है कन्वेंशनल टिलेज, ठीक है। कम इसमें 15% से कम रेजिड्यूज ही सॉइल के सरफेस पे रह जाते हैं। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्राइमरी टिलेज। तो ये क्या होता है, फर्स्ट मेजर सॉइल वर्किंग ऑपरेशन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ प्रीवियस क्रॉप वेयर सॉइल इज कट, इन्वर्टेड एंड लूजन टू प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग। अब प्राइमरी टिलेज जो है वो 15 से 30 सेंटीमीटर डीप तक की जाती है, ठीक है। कितना, 15 to 30 सेंटीमीटर्स डीप तक जो इम्प्लीमेंट है आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है। और रेजिड्यू मैंने बता दिया लेस देन 15% और इक्वल टू 15%।
तो मेन पर्पस मैंने लिख दिया, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। टिलेज के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वही सारी टिलेज के टाइप्स में भी होंगे। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी यहाँ पे, वही सब है कि ब्रेक्स एंड लूजन द हार्ड कॉम्पैक्ट सॉइल, इट buries the weeds, crop residues and stubbles, improves aeration, increases water infiltration, exposes soil pest and pathogens to sunlight, birds and predators, open soil for seedbed preparation, सब वही है। तो ये आप एक बार खुद देख लेना, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द इम्प्लीमेंट्स दैट आर यूज्ड इन प्राइमरी टिलेज। तो याद रखना है कि प्राइमरी एंड प्लो, ठीक है, पीपी याद रखना है। मतलब प्राइमरी टिलेज में ज़्यादातर आपके प्लो यूज़ होता है। फर्स्ट वन इज़ मोल्डबोर्ड प्लो, सेकंड इज़ डिस्क प्लो, चाइजल प्लो, जो भी प्लो होंगे वो प्राइमरी टिलेज में आपके यूज़ होते हैं। मोल्डबोर्ड प्लो ज़्यादातर क्या करता है, सॉइल को टर्न करने का काम करता है, नीचे की जो होगी वो ऊपर आएगी, ठीक है, बरीज रेजिड्यूज कम्प्लीटली, ठीक है। देन डिस्क प्लो क्या करता है, जहाँ पे सॉइल हार्ड होती है, स्टिकी होती है, ड्राई होती है और रूट्स और स्टोन्स वगैरह होते हैं उनको काटता हुआ जाता है डिस्क प्लो, ठीक है। डिस्क्स जैसी होती हैं, आगे ऐसे डिस्क्स जैसी होती हैं लगी हुई, तो ये काटती हुई जाती हैं जो भी इसके रास्ते में आता है। देन चाइजल प्लो, इसको सबसॉइलर भी बोलते हैं। इट ब्रेक्स डीप हार्ड पैन्स विदाउट इन्वर्टिंग सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेकेंडरी टिलेज। अब प्राइमरी टिलेज हो गई आपकी जिसमें आपने प्लो का यूज़ किया, मोल्डबोर्ड प्लो आ गया, डिस्क प्लो आ गया, चाइजल प्लो आ गया। देन सेकेंडरी टिलेज पढ़ेंगे। सेकेंडरी टिलेज क्या है, शैलो एंड लाइटर टिलेज ऑपरेशन। अब प्राइमरी टिलेज में आपने जो बड़ा वाला काम था वो आपने कर दिया, पहला वाला काम। अब दूसरा काम करना है, दूसरे में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। होता है ना कि आपने एक बार अपना सिलेबस कवर कर लिया तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन दूसरी बार जब आपको रिवीजन करना है तो आपको इतनी मेहनत नहीं लगती है। सो वही यहाँ पे टिलेज के केस में भी है। सो इट कैरिड आउट आफ्टर प्राइमरी टिलेज टू ब्रेक सॉइल क्लोथ्स, लेवल द फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि लेवल द फील्ड। सो सेकेंडरी टिलेज में क्या होती है, लेवलिंग होती है। एंड प्रिपेयर अ फाइन सीड बेड फॉर सोइंग। जनरली ये होती है 5 to 15 सेंटीमीटर डीप। वो हमने कितना पढ़ा था, 15 to 30 सेंटीमीटर प्राइमरी टिलेज, और सेकेंडरी टिलेज है 5 to 15 सेंटीमीटर डीप। द क्रॉप रेजिड्यूज लेफ्ट ऑन द सॉइल सरफेस उतने ही होंगे, लेस देन 15%, ठीक है। मेन पर्पस आपको पता है, इसमें मेन ये होगा कि लेवलिंग हो जाएगी, यूनिफॉर्म इरिगेशन एंड प्लांटिंग, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब जो इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं सेकेंडरी टिलेज में, अब प्राइमरी में तो प्लो यूज़ हो गए, अब सेकेंडरी में आपका आ गया हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, रोलर, प्लैंकर को लेवलर भी बोलते हैं और रोलर को क्लोड क्रशर भी बोलेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है, हैरो क्या करेगा, ब्रेक करेगा क्लोड्स को एंड कंट्रोल करेगा वीड्स को। कल्टीवेटर स्टर करेगा सॉइल को, अप्रूट्स द वीड्स। रोटावेटर पल्वराइज करेगा सॉइल को इनटू फाइन सीड बेड क्विकली। रोलर क्रश करेगा सॉइल क्लोथ्स को, फॉर्म्स द सीड बेड। एंड प्लैंकर लेवलर लेवल करने का काम करेगा, टॉप को स्मूथ करेगा। देन कुछ ऑपरेशंस होते हैं इंटर टिलेज, जो कि इंटर कल्चरल ऑपरेशंस होते हैं। मतलब कि जब आपने क्रॉप्स आपकी लगी हुई हैं तो उसके बीच में जो रोज़ होती हैं उसमें जब आप टिलेज ऑपरेशंस करते हो उसको बोलते हैं इंटर टिलेज, ठीक है। सो द ऑपरेशन कैरिड आउट बिटवीन द रोज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स मेनली टू कंट्रोल वीड्स, लूजन द सॉइल एंड कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। और ये ज़्यादातर 2 to 10 सेंटीमीटर्स डीप होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेन पर्पस क्या होते हैं इंटर टिलेज के, वही वीड कंट्रोल, लूज करती है टॉप सॉइल को, कंजर्व करेगी सॉइल मॉइस्चर को, ठीक है। तो ये सब सेम ही है। चलिए अब जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं इंटर टिलेज में यूज़, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं। जैसे ये हैंड हो है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आपने देखा भी होगा, ये यूज़ भी करते होंगे, ठीक है। तो ये हैंड हो यूज़ होता है, जो रोज़ होंगी बीच में उसके लिए यूज़ होता है। ये व्हील हो, ऐसा एक आदमी ऐसे पकड़ के एक टायर लगा होता है उसको चलाता है, ये व्हील हो आ गया। देन इंटर रो कल्टीवेटर और ट्रैक्टर माउंटेड कल्टीवेटर, ये लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपके इम्प्लीमेंट्स आ गए इंटर कल्चर में जो यूज़ होते हैं। देन सेकेंड टाइप आ गई आपकी कंजर्वेशन टिलेज। अब कंजर्वेशन टिलेज क्या होती है, इट इज़ एनी टिलेज प्रैक्टिस दैट लीव्स एट लीस्ट 30% क्रॉप रेजिड्यूज ऑन द सॉइल सरफेस, ठीक है। कन्वेंशनल में कितने थे,
लेस देन 15%, ठीक है। और इसमें एटलीस्ट 30 तो है ही है, मतलब कम से कम 30% तो है ही है, और 30% से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो ये आपका आ गया कंजर्वेशन टिलेज। अब जितने भी टाइप्स आएंगे कंजर्वेशन के, उसमें इसके आसपास ही रेजिड्यूज रहेंगे। तो ये सिस्टम जो है कंजर्वेशन टिलेज सबसे पहले यूएसए में स्टार्ट हुआ था। सॉइल इज़ डिस्टर्ब लेस देन द, ऑब्वियसली कन्वेंशनल टिलेज में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी सॉइल की, लेकिन कंजर्वेशन में इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होती है सॉइल को। इसमें रेजिड्यूज कवर कितना है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 30%, समटाइम्स इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें आ जाता है आपका मल्च टिलेज, मिनिमम टिलेज, ज़ीरो टिलेज। तो मल्च टिलेज क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कंजर्वेशन टिलेज वेयर सॉइल इज टिल्ड बट crop residues or organic mulches are left on the surface to protect the soil from erosion and conserve moisture. अब नाम में ही है कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन मीन्स कुछ ये कंजर्व कर रहा है सॉइल पे। तो कंजर्व क्या करेगा? मॉइस्चर को, ठीक है, फर्टिलिटी को। और वो कैसे करेगा? मल्च, नाम से ही पता चल रहा है कि मल्चिंग मीन्स कि जो पिछली क्रॉप के रेजिड्यूज थे और जो ऑर्गेनिक मल्चीज़ हैं उनको सॉइल के सरफेस पे ही रहने दिया जाता है ताकि मॉइस्चर बना रहे सॉइल में। तो रेजिड्यूज वही है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 30%, ठीक है। मल्च के कोई भी हो सकती है, क्रॉप स्टबल्स हो सकते हैं, स्ट्रॉ हो सकती है, लीव्स हो सकते हैं, प्लांट रेजिड्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स सॉइल प्रोटेक्शन, बेटर इनफिल्ट्रेशन एंड रिड्यूस्ड इवेपोरेशन। Then minimum tillage. It means preparing the soil with least number of tillage operations. इसमें कम से कम tillage operations यूज़ होते हैं। सिर्फ वही यूज़ होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसेंशियल है, जैसे कि सीड बेड प्रिपरेशन के लिए या फिर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, बस वही ऑपरेशंस इसमें किए जाते हैं। इसमें सॉइल डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है। इसमें इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्रॉप रेजिड्यूज कितने होंगे? 30 to 50%। किसमें? मिनिमम टिलेज में, ठीक है। इससे पहले हमने मल्च टिलेज पढ़ा, ठीक है। मल्च में कितने थे? इक्वल टू और ग्रेटर देन 30%। इसके बाद हमने पढ़ा मिनिमम टिलेज। तो मिनिमम में कितने पढ़े थे? 30 to 50%। देन आ गया ज़ीरो टिलेज। ज़ीरो टिलेज मतलब कि कोई टिलेज नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्लांटिंग क्रॉप्स विदाउट एनी प्रायर सॉइल टिलेज वेयर सीड्स आर डायरेक्टली सोन इनटू द सॉइल यूजिंग स्पेशल सीड ड्रिल्स व्हाइल क्रॉप रेजिड्यूज रिमेन ऑन द सरफेस। इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं किया जा रहा है, कोई टिलेज का ऑपरेशन यूज़ नहीं किया जा रहा है। इसमें सिर्फ नैरो स्लिट्स होती हैं और होल बनाया जाता है और उसमें सीड को रखा जाता है, दैट्स इट, ठीक है। इसमें भी ग्रेटर देन 30 और अप टू 100% रेजिड्यूज जो है वो सॉइल सरफेस पे रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन किया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है ज़ीरो टिलेज, मतलब कोई टिलेज ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो 30 to 100% तक क्रॉप रेजिड्यूज जो है वो सॉइल सरफेस पे ही रहते हैं। देन रिड्यूस्ड टिलेज। सो रिड्यूस्ड टिलेज मीन्स लोअरिंग द नंबर और इंटेंसिटी ऑफ टिलेज ऑपरेशंस। रिड्यूस्ड मतलब कम करने हैं टिलेज ऑपरेशंस, ठीक है। वाइल स्टिल प्रिपेयरिंग द सॉइल वेल इनफ फॉर क्रॉप ग्रोथ। मतलब सॉइल को तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्रॉप ग्रोथ अच्छी हो सके, लेकिन फिर भी हमने इंटेंसिटी को और टिलेज के जो नंबर हैं, टिलेज ऑपरेशंस के जो नंबर्स हैं, उनको कम करना है। इसमें भी सॉइल डिस्टर्बेंस कम होती है कन्वेंशनल टिलेज से, लेकिन ज़ीरो टिलेज से ज़्यादा है, दैट मीन्स 15 to 30%। तो इसमें याद रखने वाली यही चीज़ है कि क्रॉप रेजिड्यूज कितने रह रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिलेज सिस्टम में। सो देन स्पेशल पर्पस टिलेज भी होती है, ठीक है। जो ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए किए जाते हैं, उसका कोई मेन ऐसा पर्पस नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो वो किए जाते हैं। जैसे कि हार्ड पैन को ब्रेक करना हो, उसके लिए सब सॉइलिंग की जाती है, ठीक है। इरोजन को कम करना हो तो उसके लिए स्ट्रिप और रिज बनाए जाते हैं, ठीक है। रैपिड फाइन सीड बेड प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए रोटरी टिलेज यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब सब सॉइलिंग है, सब सॉइलिंग होता है डीप टिलेज, मीन्स इट ब्रेक्स हार्ड पैन कॉम्पैक्ट लेयर फॉर्म बिफोर प्लो डेप्थ। तो ये 30 to 60 सेंटीमीटर डेप्थ तक की जाती है, ठीक है। और इसमें यूज़ होता है सब सॉइलर, चाइजल प्लो, ठीक है। स्ट्रिप टिलेज मीन्स नैरो स्ट्रिप्स जो होती हैं सॉइल की, उनमें टिलेज की जाती है, बस जहाँ पे सीड्स को प्लांट करना है सिर्फ वहीं पे टिलेज की जाती है, वो होती है स्ट्रिप टिलेज, ठीक है। बाकी जो पूरी फील्ड है उससे छेड़खानी नहीं की जाती है, जहाँ पे बस प्लांटिंग करनी है आपने सिर्फ वहीं पे छेड़ा जाता है, ठीक है।
तो ये ज़्यादातर मेज़ और शुगर केन में किया जाता है, स्ट्रिप टिलेज। देन रिज टिलेज, ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्रॉप्स को प्लांट करते हैं आप रिजेस पे, ठीक है, जो कि प्रीवियस टिलेज के बाद बनी थी, उस टाइम पे बनाई थी रिजेस, उस पर प्लांटिंग की जाती है, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स बेटर ड्रेनेज, रिड्यूस्ड इरोजन, ये भी मेज सॉर्गम वेजिटेबल्स में यूज़ की जाती है। देन रोटरी टिलेज, इसमें क्या होता है सॉइल को पल्वराइज किया जाता है रोटरी टिलर से, रोटावेटर से, ठीक है। देन प्रोड्यूसेस वेरी फाइन सीड बेड इन वन ऑपरेशन, ठीक है। अदर एग्जाम्पल जैसे कॉन्टूअर टिलेज है। कॉन्टूअर टिलेज क्या होता है, अलोंग कॉन्टूअर लाइन्स टू रिड्यूस इरोजन, वहाँ पे प्लांटिंग की जाती है अलोंग कॉन्टूअर, ठीक है, ताकि इरोजन कम हो सके। ऐसे कॉन्टूअर है तो यहीं पे ऐसे प्लांट किया जाता है 1 2 3 4 5 6, तो इससे क्या है इरोजन रिड्यूस होता है, क्योंकि नीचे नीचे जाते जाएंगे तो वो हर एक क्रॉप को पानी मिलता जाएगा। देन टेरेस टिलेज, ऑन स्लोपी लैंड्स यूज़ किया जाता है ये टेरेस टिलेज। टेरेस टिलेज होता है कि ऐसे है और ऐसे क्रॉप्स लगाई जाती हैं, ये ऐसे टेरेस बनाए जाते हैं ऐसे करके। देन ब्लाइंड टिलेज, आफ्टर सोइंग बट बिफोर क्रॉप एमरजेंस, ये ज़्यादातर ब्लाइंड टिलेज होती है, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। जब आपने क्रॉप लगा दी होती है तो रोज़ में ये की जाती है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है, एक आ गया आपका कन्वेंशनल टिलेज, ठीक है, ये अब आ गया सेकंड कंजर्वेशन टिलेज, और ये कंजर्वेशन टिलेज के टाइप्स हैं। तो जो कन्वेंशनल टिलेज है उसमें जो क्रॉप रेजिड्यूज रह रहे हैं वो कितने, लेस देन 15%। रिड्यूस्ड टिलेज में कितने बताए थे, 15 to 30। मिनिमम टिलेज में 30 to 50 और ज़ीरो टिलेज में 30 to ऑलमोस्ट 100। अब सॉइल डिस्टर्बेंस, कन्वेंशनल के टाइप्स थे प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसमें बहुत ज़्यादा सॉइल डिस्टर्बेंस हो रही थी, ठीक है। रिड्यूस्ड टिलेज में ऑब्वियसली 15 से 30% रेजिड्यूज अगर सॉइल सरफेस पे रह रहे हैं तो मतलब उस पर मॉडरेट सॉइल डिस्टर्बेंस हो रही है। देन मिनिमम टिलेज, उसमें बहुत कम, मिनिमम नाम से पता चल रहा है कि बहुत कम सॉइल डिस्टर्बेंस हो रही है। और ज़ीरो टिलेज में तो कोई टिलेज ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कम सॉइल डिस्टर्बेंस हो रही है। इस टेबल को एक बार पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। देन आपका टिलेज टॉपिक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं टिलेज टॉपिक से ही रिलेटेड, तो वो आपको आंसर करने होंगे। मैंने यहाँ पे आंसर्स नहीं लिख रखे हैं, तो मैं आशा करूँगी कि आप आंसर्स करोगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस टिलेज, ठीक है। सो ब्रेकिंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल फॉर बेटर एरेशन एंड सीड बेड प्रिपरेशन। सेकेंड इज removal of weeds after crop establishment, harvesting operation of standing crops, mixing of fertilizers in soil. So सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है वो है कि ब्रेक करता है और लूज़ करता है सॉइल को, ताकि बेटर एरेशन हो सके, पोरोसिटी बढ़ सके उसकी, ठीक है, और जो सीड बेड प्रिपरेशन हो सके। तो यही मेन फंक्शन है आपका टिलेज का। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Option number A is the correct answer. Then move on to the next slide, that is primary tillage is usually done at what depth. मैंने आपको पढ़ाया था कि प्राइमरी टिलेज जब आप करते हो तो उसकी डेप्थ कितनी होती है, 5 to 10 सेंटीमीटर, 10 to 15, 15 to 30 या 60 से ज़्यादा। तो प्राइमरी टिलेज होती है सबसे पहले जो टिलेज की जाती है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा डीप की जाएगी। तो डीप मतलब 15 to 30, ठीक है। 10 to 15 आपकी सेकेंडरी होती है, और जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं 2 to 10 सेंटीमीटर्स तक के, और ये 10 to 15 जो थी ये थी सेकेंडरी टिलेज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 15 to 30 सेंटीमीटर। Then the residue left on soil surface after conventional tillage is, अब ये कन्वेंशनल टिलेज की बात हो रही है। कन्वेंशनल टिलेज जब आप कर देते हो तो उसके बाद कितने रेजिड्यूज उस पर रहते हैं, ये क्वेश्चन है। देन हमने पढ़ा था कन्वेंशनल टिलेज के टाइप्स होते हैं 2, ठीक है, सॉरी 3 होते हैं। पहला आ गया प्राइमरी टिलेज, दूसरा आ गया सेकेंडरी टिलेज, और तीसरा आ गया इंटरकल्चर, ठीक है। तो
कन्वेंशनल के जो रेजिड्यूज थे वो थे लेस देन 15%, लेस देन और इक्वल टू 15%, तो ये तीनों में यही रहेगा। ठीक है, डेप्थ चेंज होएगी। प्राइमरी की डेप्थ हमने पढ़ी थी 15 to 30 सेंटीमीटर्स, इसकी डेप्थ थी हमारी 10 to 15 सेंटीमीटर्स, और इसकी इंटरकल्चर की थी 2 to 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 15%। नेक्स्ट इज विच इम्प्लीमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्राइमरी टिलेज। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी बताया था आपको। प्राइमरी टिलेज पूछा है, पी मतलब प्लो। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे ऑप्शन में? इट्स मोल्डवुड प्लो। ये बाकी जो हैं, हो आपका इंटरकल्चर ऑपरेशंस में यूज़ होता है, हैरो आपका सेकेंडरी में यूज़ होता है, रोलर भी आपका सेकेंडरी में यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी मोल्डवुड प्लो। So next question is secondary tillage mainly aims at, is it breaking hardpan, making a fine seedbed and controlling weeds, planting seeds directly without disturbing residues, or applying fertilizers? तो correct option is making a fine seedbed and controlling weeds। बड़े बड़े क्लोड्स को तो प्राइमरी टिलेज में तोड़ दिया जाता है, उसके बाद सेकेंडरी टिलेज की जाती है ताकि बड़े वो जो क्लोड्स हैं उनको और ज़्यादा ब्रेक किया जा सके, उसको फाइन टेक्सचर्ड सॉइल बनाया जा सके, उस सॉइल को लेवल कर दिया जाए, और जब सॉइल लेवल हो जाएगी तो सीड बेड प्रिपरेशन होगी वहाँ पे, और वीड्स और खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये होता है सेकेंडरी टिलेज। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन इंटर टिलेज ऑपरेशन इज कैरिड आउट before sowing, between rows of standing crops, only at the time of harvesting, or in subsoil below 60 centimeter depth। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर का मतलब बिटवीन, सो इट इज़ डन इन बिटवीन द रोज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। कंजर्वेशन टिलेज इज डिफाइंड एज अ सिस्टम लीविंग एट लीस्ट हाउ मच % ऑफ रेजिड्यूज ऑन द सॉइल सरफेस। अब ये नाम कंफ्यूजिंग है, कन्वेंशनल और कंजर्वेशन। ठीक है, तो कंजर्वेशन टिलेज में पूछ रहा है कि कितने रेजिड्यूज होते ही होते हैं एटलीस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 30%। इतने तो होते ही होते हैं कंजर्वेशन में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज का टाइप नहीं है वो। सो मैंने पढ़ाया था ज़ीरो, मिनिमम और मल्च। ठीक है, रिड्यूस्ड, ये सारे आपके कंजर्वेशन के टाइप्स थे जिनमें 30% से ज़्यादा क्रॉप रेजिड्यूज तो होते ही थे। ठीक है, ज़ीरो में थे 30 to 100%, मिनिमम में थे आपके 15 से 30। ठीक है, मल्च में आपके मिनिमम में आपके हैं 30 to 50%। ठीक है, मल्च में वही 30 और रिड्यूस में 15 to 30%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंडरी टिलेज। देन क्वेश्चन नंबर 9, रेजिड्यू लेफ्ट इन रिड्यूस्ड टिलेज इज अप्रॉक्सीमेटली। अभी बढ़ाया पीछे, रिड्यूस्ड टिलेज में कितने रेजिड्यूज रहते हैं? इट इज़ 15 to 30%। देन द मेन पर्पस ऑफ सबसॉइलिंग। सबसॉइलिंग क्या होता है? टाइप ऑफ स्पेशल पर्पस टिलेज। सबसॉइलिंग से क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज, पल्वराइजेशन ऑफ सॉइल, ब्रेकिंग हार्डपैन एंड इम्प्रूविंग इन्फिल्ट्रेशन, प्रिपेयरिंग रिजेज ऑफ फॉर प्लांटिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक करता है हार्डपैन को और इम्प्रूव करता है इन्फिल्ट्रेशन को। देन रोटरी टिलेज इज परफॉर्म्ड यूजिंग, नाम से पता चल रहा है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो रोटरी, रोटरी से पता चल रहा है रोटावेटर। ठीक है, सो रिज टिलेज इज एडवांटेजियस मेनली बिकॉज it saves irrigation water, it provides better drainage and reduces erosion, it incorporates fertilizers deeply, or it requires no weeding. What will be the correct answer? So the correct answer will be it provides better drainage and it reduces erosion. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर कर लेना। मैंने बहुत अच्छे से वैसे तो समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, आई वांट कि आप
गो थ्रू करें एक बार स्लाइड से, ठीक है, एक बार अच्छे से देखें कि कंजर्वेशन क्या है, कन्वेंशनल क्या है, कौन से टाइप्स कंजर्वेशन के अंडर आते हैं, कौन से टाइप्स आपके कन्वेंशनल के अंदर आते हैं, क्योंकि नाम सेम सेम है इसलिए कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।